वित्तीय नियोजन को प्रभावित करने वाले घटक अथवा वित्तीय योजना बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। फैक्टर अफेक्टिंग द फाइनेंशियल प्लानिंग या और फैक्टर टू बी कंसिडर्ड इन मेकिंग ए फाइनेंशियल प्लान भी बोल सकते हैं इसको। प्रत्येक व्यवसाय संस्था के वित्तीय नियोजन को अनेक घटक प्रभावित करते हैं। प्रत्येक संस्था को अपनी वित्तीय योजना निर्माण करते समय उन सभी घटकों या बातों को ध्यान रखना चाहिए। वित्तीय नियोजन को सामान्यतः निम्नलिखित प्रमुख घटक तत्व प्रभावित करते हैं। व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की प्रकृति का वित्तीय नियोजन पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। कुछ व्यवसाय पूंजी प्रधान होते हैं जबकि कुछ श्रम प्रधान। पूंजी प्रधान व्यवसाय में पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है जबकि श्रम प्रधान उद्योगों में कम। इसके अतिरिक्त निर्माण संस्थाओं में पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है जबकि व्यापारिक संस्थाओं में कम। इतना ही नहीं, माल की प्रकृति, मांग, उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति, मूल्यों में उच्चावचन आदि से भी पूंजी की आवश्यकता प्रभावित होती है। अतः वित्तीय नियोजन करते समय व्यवसाय की प्रकृति को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। आय का प्रभाव, फ्लो ऑफ इनकम। व्यवसाय की आय का प्रभाव पूंजी नियोजन को प्रभावित करता है। जिन व्यवसायों में आय का प्रवाह नियमित एवं तीव्र होता है उनमें वित्त की कम आवश्यकता होती है। दूसरी ओर जिन व्यवसायों में आय का प्रवाह अनिश्चित होता है उनमें वित्त की आवश्यकता अधिक होती है। जोखिम की मात्रा, अमाउंट ऑफ रिस्क। व्यवसाय में जोखिम की मात्रा वित्तीय नियोजन में योजना दोनों को प्रभावित करती है। जिस व्यवसाय में जोखिम अधिक होती है उसमें ऋण प्राप्त करना कठिन होता है। ऐसी स्थिति में स्वामी की पूंजी या अंश पूंजी की अधिक आवश्यकता पड़ती है। इसके विपरीत जिन व्यवसाय में जोखिम सीमित या कम होती है ऋण आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। इस संस्था में ऐसी स्थिति में अंश पूंजी कम रखकर समता पर व्यापार किया जा सकता है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पर। व्यवसाय की प्रतिष्ठा एवं आकार, स्टेटस एंड साइज ऑफ बिजनेस। व्यवसाय की प्रतिष्ठा एवं उसका आकार, कार्य क्षेत्र, संस्था की आयु, प्रबंधकों की ख्याति, उत्पादों की मांग आदि भी वित्तीय नियोजन को प्रभावित करते हैं। बड़ी पुरानी एवं ख्याति प्राप्त प्रबंधकों वाली संस्थाओं को पूंजी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं आती है। इसके विपरीत नई संस्थाओं, नए प्रवर्तकों में उत्पाद वाली संस्थाओं को पूंजी प्राप्त करने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः वित्तीय नियोजन करते समय संस्था की प्रतिष्ठा, आकार आदि को भी ध्यान रखना पड़ता है। वैकल्पिक साधनों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेटिव सोर्सेज। प्रत्येक संस्था को अपनी वित्तीय योजना बनाते समय सभी वैकल्पिक वित्तीय साधनों का मूल्यांकन अवश्य करना चाहिए। मूल्यांकन करते समय साधनों का प्रचलित मूल्य, अंकित मूल्य, निर्गम लागत आदि का विश्लेषण अध्ययन करना चाहिए। पर्याप्त मूल्यांकन के बाद ही सर्वोत्तम साधनों का चयन करना चाहिए। साधनों का चयन करते समय संस्था की प्रतिष्ठा, लाभदेयता, प्रबंधन की विचारधारा, व्यवसाय पर नियंत्रण का स्वरूप आदि पहलू विचार करना चाहिए, कर लेना चाहिए। प्रबंधन की मनोवृत्ति। वित्तीय योजनाओं का स्वरूप प्रबंधन की मनोवृत्ति से भी प्रभावित होता है। यदि प्रबंधक संस्था पर अपना ही नियंत्रण पसंद करते हैं तथा किसी भी ऋणदाता या अन्य व्यक्ति का आक्षेप पसंद नहीं करते हैं तो उन्हें क्षमता से पूंजी का अधिकांश भाग अपने ही पास रखना होगा। उन्हें ऋणों या ऋणपत्रों के निर्गमन में पूंजी एकत्रित करनी पड़ेगी। यदि ऋणदाता संस्थाएं भी प्रबंध में निक्षेप करती है तो प्रबंध को जनता को ऋणपत्र जारी करके या जन निक्षेप आमंत्रित करके वित्त की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसे प्रबंध संस्था के विस्तार कार्यक्रम के लिए भी अंश पूंजी निर्मित करने के बजाय ऋणों पर या लाभों के पूंजीकरण पर बल देंगे। विस्तार योजनाएं, एक्सपेंशन स्कीम्स या प्लान्स। संस्था की विस्तार योजनाएं भी वित्तीय योजना को प्रभावित करती है। यदि वित्तीय योजना बनाते समय संस्था की विस्तार योजनाओं को ध्यान में नहीं रखा जाता है तो उनमें भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर समायोजन करना कठिन हो जाता है। अतः वित्तीय योजना बनाते समय भावी विस्तार योजनाओं को भी ध्यान रखना चाहिए। संतुलित एवं दृढ़ सुदृढ़ पूंजी संरचना, बैलेंस्ड एंड सोशल कैपिटल स्ट्रक्चर। वित्तीय योजना बनाते समय इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि पूंजी संरचना संतुलित और सुदृढ़ हो। पूंजी संरचना में ऐसी प्रतिभूतियों एवं साधनों का समावेश करना चाहिए जिनसे संस्था को उचित लागत पर भार वहन करना पड़े। पूंजी संरचना में ऐसी प्रतिभूतियां भी होनी चाहिए जिनको प्रतिकूल पूंजी बाजार परिस्थितियों में भी निर्मित करके आवश्यक वित्त प्राप्त किया जा सके। बाह्य पूंजी की अपेक्षित मात्रा, डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्सटर्नल कैपिटल। पूंजी योजना बनाते समय बाह्य पूंजी की अपेक्षित मात्रा को भी ध्यान रखना चाहिए। जब अल्पकालीन या दीर्घकालीन मध्यकालीन वित्तीय आवश्यकता पूर्ति करनी हो तो संस्था को बाह्य पूंजी पर ही निर्भर रहना चाहिए। इस हेतु शोध ऋण पत्र है, शोध प्राधिकार अंश है निर्मित किए जा सकते हैं। सार्वजनिक निक्षेप भी आमंत्रित किए जा सकते हैं तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण भी प्राप्त किए जा सकते हैं। सरकारी नियंत्रण, गवर्नमेंट कंट्रोल।
वित्तीय योजना सरकारी नियंत्रण के अनुरूप ही बनानी पड़ती है। कई बार सरकार से भी उद्योगों के लिए ऋण पूंजी अनुपात निर्धारित कर देती है। कई बार प्रथम पूंजी निगमन पर कई प्रतिबंध भी लगे होते हैं। अधिकांश अधिकारांशों के निगमन पर प्रतिबंध सदैव रहते हैं। प्रत्येक संस्था को इन नियंत्रणों को ध्यान में रखकर ही वित्तीय योजना निर्माण करना चाहिए ताकि उसको कोई भविष्य में दिक्कत नहीं आए। अन्य बाह्य घटक, अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स। प्रत्येक व्यवसाय संस्था की वित्तीय योजना को अनेक बाह्य घटक भी प्रभावित करते हैं, जिनमें से कुछ का वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं और कुछ अन्य घटक इस प्रकार है। पहला, पूंजी बाजार की दशा। इसको ध्यान में रखकर ही वित्तीय स्रोत व साधनों निर्धारित किया जाता है तथा पूंजी निर्गमन का समय तय किया जाता है। विनियोजकों की मनोवृत्ति। विनियोजक सदैव समान प्रकार की प्रतिभूतियों में निवेश करना पसंद नहीं करते हैं। कभी अंशों में तो कभी ऋणपत्रों में पूंजी विनियोग करना पसंद करते हैं। कभी कभी तो कंपनी में जमा देने को भी वरीयता देते हैं। अतः वित्तीय योजना में विनियोजकों की मनोवृत्ति को ध्यान रखना चाहिए। ब्याज दरें। बैंक या बाजार में प्रचलित ब्याज दरें भी वित्तीय योजना को प्रभावित करती है। अधिक ऊंची ब्याज दर होने पर कई संस्थाएं समतांश पूंजी का निर्माण करना पसंद करती है। कर नीति। सरकार की कर नीति भी संस्था का वित्तीय योजना को प्रभावित करती है। व्यक्तिगत और निगम कर की दरों दोनों ही वित्तीय योजना वाले समय ध्यान रखनी चाहिए। अब है श्रेष्ठ वित्तीय योजना की आवश्यक तत्व या लक्षण। एसेंशियल ऑफ ए साउंड फाइनेंशियल प्लान। वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया पूरी करके वित्तीय योजना निर्माण किया जा सकता है। वित्तीय योजना तभी सफल हो सकती है जबकि उसमें कुछ विशेष लक्षण विद्यमान हो। सामान्यतः एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना में निम्नलिखित विशेषताएं, तत्व या बातें होनी आवश्यक है। पहली, स्पष्ट उद्देश्य, क्लियर कट ऑब्जेक्टिव्स। स्पष्ट उद्देश्य सभी योजनाओं के आधार स्तंभ होते हैं। अतः एक श्रेष्ठ योजना वह है जिसके उद्देश्य स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं। इन उद्देश्यों से किसी भी प्रकार का संदेह उत्पन्न नहीं होना चाहिए। सरलता, सिंप्लिसिटी। योजना की सफलता उसकी सफलता पर निर्भर करती है। अतः वित्तीय योजना समझने और क्रियान्वयन करने में सरल होनी चाहिए। योजना के अंतर्गत निर्धारित पूंजी संरचना सरल होनी चाहिए। उसमें कई विभिन्न प्रकार की प्रतिभूतियां पूंजी स्रोतों का समावेश नहीं करना चाहिए, अन्यथा विनियोजक विनियोजन हेतु आकर्षित नहीं होंगे तथा संस्था की पूंजी संरचना विचलित हो जाएगी। अतः वित्तीय योजना में सरलता होनी चाहिए। लोचशीलता, फ्लेक्सिबिलिटी। वित्तीय योजना का प्रमुख तत्व है लोचशीलता। प्रोफेसर डेविस ने कहा है कि वह नियोजन लोचशील होता है जिसमें बिना किसी भयंकर आर्थिक एवं कार्यक्षमता की हानि के परिवर्तनशील परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित किया जा सके। अतः प्रत्येक वित्तीय योजना स्वरूप कठोर न हो तथा सदस्य की मांग के अनुरूप इसमें परिवर्तन किया जा सके। वित्तीय योजना कठोर एवं जड़ होने की दशा में वह संस्था के लिए लाभदायक होने के स्थान पर कष्टों और समस्याओं का कारण बन जाती है। दूरदर्शिता, फोरसाइटनेस। एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना में दूरदर्शिता का गुण भी पाया जाना चाहिए। योजना वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप तो होनी ही चाहिए, साथ ही उसमें भावी आवश्यकताओं को भी ध्यान रखा गया हो। वित्तीय योजना ऐसी होनी चाहिए जो वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भविष्य के विकास, विस्तार, संकट की आवश्यकताओं में भी वित्तीय संतुलन बनाए रख सके। इसमें व्यवसाय की स्थायी व कार्यशील वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। तरलता, लिक्विडिटी। तरलता से तात्पर्य नगद कोषों की उपलब्धता से है। व्यवसाय के कुशल व सफल संचालन के लिए व्यवसाय में सदैव पर्याप्त तरलता उपलब्ध रहे। पर्याप्त तरलता से संस्था को दैनिक भुगतानों में कोई कठिनाई नहीं आती है तथा संस्था का कार्य सुचारू रूप से चलता है। इस संस्था की साख बनी रहती है तथा बढ़ती है। कोषों का सदुपयोग, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। एक श्रेष्ठ वित्तीय योजना कोषों के सदुपयोग में भी योगदान देती है। अतः योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें संस्था में पूंजी न तो आवश्यकता से अधिक उपलब्ध हो तथा न आवश्यकता से कम। दूसरे शब्दों में योजना उचित पूंजीकरण करने में सहायक होनी चाहिए। स्थायी एवं कार्यशील पूंजी में भी उचित समन्वय होना चाहिए। पूर्णता, कंप्लीटनेस। वित्तीय योजना अपने आप में परिपूर्ण होनी चाहिए। इसमें भावी आवश्यकताओं के लिए प्रावधान हो। संभावित भावी घटनाओं का पूर्वानुमान करके उनके लिए नियोजन में पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। मितव्ययता। वित्तीय योजना में मितव्ययता गुण भी होना चाहिए। वह योजना ऐसी होनी चाहिए जिसमें न्यूनतम लागत पर वित्त सुलभ किया जा सके तथा पूंजी निर्माण के विभिन्न व्ययों यथा अभिभावकों का कमीशन, दलालों की दलाली, आवश्यक स्टेशनरी, विज्ञापन आदि के व्यय न्यूनतम हो। इसके अतिरिक्त पूंजी पर प्रतिफल, ब्याज, लाभांश, बट्टा आदि भी न्यूनतम देना पड़े। अच्छी वित्तीय योजना में मितव्ययता संबंधी इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। स्पष्टता, फ्री फ्रॉम एम्बिग्यूटी। अच्छा वित्तीय नियोजन स्पष्ट होता है, इसमें किसी प्रकार की अस्पष्टता नहीं होनी चाहिए। ये प्रत्येक प्रकार के संदेह भ्रमों का निराकरण करने में सक्षम होनी चाहिए। व्यवहारिक, प्रैक्टिकल। वित्तीय योजना कागजों पर अच्छी हो किंतु व्यवहार में असंभव हो तो योजना व्यर्थ पड़ी रहती है। अतः योजना ऐसी होनी चाहिए जिसे क्रियान्वित किया जा सके। समन्वयकारी, कोऑर्डिनेटिंग। वित्तीय योजना सभी कार्यों में समन्वय करने वाली हो। यदि वित्तीय आवश्यक योजना संस्था के महत्वपूर्ण कार्यों को नकारती है या सभी
कार्य को उचित वैधता नहीं देती है तो वह योजना कदापि अच्छी नहीं की जा सकती। वित्तीय नियोजन की सीमाएं। वित्तीय योजना प्रत्येक संस्था के लिए अति आवश्यक है, किंतु योजना की अनेक सीमाएं भी है जो निम्नानुसार है। पहली, पूर्वानुमानों पर आधारित। सभी वित्तीय योजनाएं पूर्वानुमानों पर आधारित होती है। यदि पूर्वानुमान गलत सिद्ध हो जाते हैं तो संपूर्ण योजना की असफल सिद्ध हो जाती है। आकस्मिक घटनाएं। व्यवसाय जगत में कई आकस्मिक घटनाएं होती रहती है। इसी तरह प्रत्येक संस्था के भीतर भी कई घटनाएं आकस्मिक रूप से घटित हो जाती है। ऐसी सभी घटनाओं की योजनाओं में व्यवस्था नहीं की जा सकती, फलतः नियोजन असफल हो सकता है। लोकशीलता की समाप्ति। नियोजन प्रशासन की लोकशीलता को समाप्त कर देता है। न्यूमैन ने कहा है कि जो योजना जितनी अधिक व्यापक होगी प्रशासन उतना ही अधिक लोचहीन होगा। अतः व्यापक वित्तीय नियोजन में प्रबंधक और कर्मचारी अपनी स्वेच्छा निर्णय नहीं ले सकेंगे। ये वे बदली हुई परिस्थितियों के अनुरूप अपने विवेक से निर्णय लेने की स्थिति में भी नहीं होंगे। पहलपन की समाप्ति। नियोजन कर्मचारियों में पहलपन की भावना गला घोट देता है, इनसिटनेस का। ऐसा इसलिए होता है कि व्यापक वित्तीय योजना वित्तीय प्रबंधन को कठोर बना देती है। इसमें न प्रबंधक इच्छा से कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, नहीं अन्य कर्मचारियों को अपनी योजना से परे जाकर कार्य करने की छूट देती है। फलतः प्राय अधिक नियोजन पहलपन को समाप्त कर देता है। खर्चीली। वित्तीय नियोजन में बहुत खर्च करने पड़ते हैं। यदि वित्तीय योजना की लागतें उसमें प्राप्त होने वाले लाभों से अधिक होती है तो उस योजना का कोई औचित्य नहीं रह जाता। समय। अच्छी वित्तीय योजना के निर्णय में समय लगता है, अतः तत्काल किए जाने वाले कार्यों का वित्तीय नियोजन संभव नहीं हो पाता है। मानसिक सीमाएं। लिंडाल एफ उर्विक ने कहा है कि नियोजन मूल रूप से मानसिक प्रकृति की बौद्धिक प्रक्रिया है, अतः वित्तीय योजना निर्माण एवं सफलता वित्तीय प्रबंधकों की बौद्धिक कुशलता पर निर्भर करती है। यदि वित्तीय प्रबंधकों की मानसिक क्षमताएं सीमित है तो योजनाएं अधिक सही व सफल सिद्ध नहीं हो सकती। वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना। वित्तीय नियोजन करने के लिए संस्था की वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना ही पड़ता है। प्रत्येक व्यवसाय संस्था के व्यवसाय की प्रगति, उत्पादन का पैमाना, उत्पादन वितरण प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। फलतः प्रत्येक संस्था में वित्त की आवश्यकता भी भिन्न भिन्न हो जाती है। यही कारण है कि प्रत्येक संस्था के लिए वित्तीय आवश्यकताओं पर पृथक अनुमान लगाना होता है। सही अनुमान लगाने में से संस्था के लिए पर्याप्त पूंजी की व्यवस्था करना आसान हो जाता है। इसी से अति पूंजीकरण न्यून पूंजीकरण की समस्या से बचा जा सकता है। वित्त की आवश्यकता अनुमान संस्था के परिवर्तन के समय ही नहीं लगाया जाता, बल्कि संस्था के विस्तार, विकास, विविधीकरण, नवीनीकरण आदि कार्यक्रम प्रारंभ करते समय भी वित्तीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाना पड़ता है। किंतु सामान्यतः एक नई संस्था के लिए वित्तीय अनुमान लगाते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखना पड़ता है। पहला, परिवर्तन व्यय, प्रमोशन एक्सपेंसेज। किसी संस्था के परिवर्तन एवं समावेशन संस्था स्थापना के समय अनेक व्यय करने होते हैं। व्यवसाय के प्रस्ताव पर विचार करने, प्रारंभिक शोध एवं अनुसंधान करने, समावेशन या पंजीयन के लिए औपचारिकताओं की पूरी करने, सीमा नियम, अंतर्नियम आदि को छुपवाने, प्रवर्तकों तथा परिवर्तन में सहयोग करने वाले विशेषज्ञों, कार्यालय कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भुगतान करने, पंजीयन शुल्क का भुगतान करने आदि में बहुत धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। अतः इन सभी व्ययों का पहले अनुमान लगाना पड़ता है। ये व्यय बहुत अनिश्चित प्रकृति के होते हैं, अतः इनके अनुमान में विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। सह-स्थापना व्यय, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस। प्रत्येक संस्था के परिवर्तन के साथ ही संगठन व कार्यालय की सह-स्थापना करनी पड़ती है। इस हेतु कार्यालय भवन किराए पर लेने या खरीदने, कर्मचारी नियुक्त करने, फर्नीचर, कार्यालय स्टेशनरी एवं जड़ सामान खरीदने आदि में भी धन की आवश्यकता पड़ती है। अतः इन व्ययों को भी ध्यान में रखना चाहिए। वित्त प्राप्ति की लागतें, कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। वित्त प्राप्त करने के लिए भी अनेक व्यय करने पड़ते हैं। अंश पूंजी प्राप्त करने के लिए प्रबंधन को तैयार करवाने, प्रकाशित कराने, पंजीयन कराने, अंश निगमन हेतु विज्ञापन देने, आवश्यक स्टेशनरी फार्म आदि तैयार करवाने, अभिगोपकों, दलालों, मर्चेंट बैंकर, निर्गम रजिस्ट्रार, आवेदन पत्र संग्रह करने वाले बैंक आदि के कमीशन, दलाली के भुगतान करने के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ती है। अतः वित्त की आवश्यकता अनुमान लगाते समय इन लागतों का भी ध्यान रखना चाहिए। स्थायी संपत्तियों की लागतें, कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। स्थायी संपत्तियों में भूमि, भवन, संयंत्र, उपकरण आदि सम्मिलित है। इन संपत्तियों को कार्य करने या किराया पट्टे पर लेने के लिए आने वाली लागतों का अनुमान लगाना चाहिए। इनमें बहुत बार धन व्यय होता है, अतः अनुमान लगा समय इन संपत्तियों की प्राप्ति के विभिन्न विकल्पों यथा किराए पर या पट्टे पर आदि विचार कर लेना चाहिए। अमूर्त संपत्तियों की लागतें, कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। अमूर्त संपत्तियों में पेटेंट, ट्रेडमार्क, ब्रांड आदि को सम्मिलित कर सकते हैं। यदि संस्था में ये सब अमूर्त संपत्तियां क्रय की जानी है तो इनकी लागतों को भी वित्त की आवश्यकता का अनुमान लगाते समय ध्यान में रखना चाहिए।
चालू संपत्तियों की लागतें, कॉस्ट ऑफ करंट एसेट्स। व्यवसाय में कच्चा माल, स्टॉक, ऋणदाता या प्राप्य बिल, नगद शेष, बैंक शेष आदि चालू संपत्तियां में आते हैं। इनकी आवश्यकताओं में एवं संभावनाओं को भी वित्तीय आवश्यकताओं को ज्ञात करते समय ध्यान रखना चाहिए। ये उल्लेखनीय है कि चालू संपत्तियों के लिए आवश्यक धनराशि को ही कार्यशील पूंजी के नाम से जाना जाता है। इस पूंजी की आवश्यकता व्यवसाय की प्रकृति, आकार, उत्पाद की प्रकृति, उत्पादन प्रक्रिया की अवधि, क्रय विक्री शर्तें, प्रबंधन की नीतियां आदि पर निर्भर करती है। व्यवसाय विकास की लागतें, कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग बिजनेस। कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करते ही लाभ देना प्रारंभ नहीं कर पाता, इसे लाभ देने में कुछ समय लगता है। प्रारंभिक कुछ वर्षों में परिचालन हानियां भी उठानी पड़ सकती है, कुछ और वर्षों में परिचालन लाभ हो सकते हैं, किंतु हाथ से अन्य आवश्यक संचयों की व्यवस्था के लिए लाभ पर्याप्त नहीं होते, तब लाभ में से हो सकते हैं। किंतु परिचालन हानियां परिचालन लाभों की अवस्था में जब तक कि संस्था शुद्ध लाभ अर्जित करना प्रारंभ नहीं करती, तब तक अतिरिक्त वित्त की आवश्यकता पड़ती है। अतः वित्तीय आवश्यकता अनुमान लगाते समय इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। संवर्धन लागतें, प्रमोशनल कॉस्ट। आधुनिक युग में व्यवसाय की संवर्धन लागतें, विज्ञापन, विक्रय, संवर्धन, प्रचार, जनसंपर्क आदि की लागतों को राशि बहुत बड़ी होने लगी है। फलतः इस पद पर खर्च की राशि को दीर्घकालीन विनियोग माना जाने लगा है। अतः वित्तीय आवश्यकता निर्धारित करते समय संस्था की संवर्धन लागतों को भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार एक नई स्थापना होने वाली संस्था इन महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखकर अपने व्यवसाय को सफल बना सकती है। धन्यवाद।